जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल शौर्य CAPFSC. माई सेल्फ नीलेश संतोष मासूले. I am from Dhule, Maharashtra. I have secured 64 rank, All India 64 rank in UPSC Central Armed Police Force Assistant Commandant Examination 2019. Here in this video, I am going to discuss about my interview transcript. I have already discussed about detailed application form. Please get that link from the given section and watch first of all that detailed application form to get the inputs about my all personal data. जैसे कि मैंने डैफ में काफ़ी चीज़ें बताई है कि डैफ कैसे प्रिपेयर करना है, उस वीडियो में मैंने मेरा खुद का डैफ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो डैफ आप एक बार देखो और उसी डैफ के ऊपर ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, आप वो अगर एक बार पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरव्यू कैसे, किस एंगल से और किस वे से हुआ है. तो विदाउट डैफ आपको ये लगेगा कि ऐसे हैफेजर्डली क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, इसलिए वो डैफ मेरा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप पहले वो वीडियो देखो, उसका लिंक दिया हुआ है मैंने. अब ये देखो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखो, अंत तक देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. आगे जाके बहुत अच्छे से क्वेश्चन मुझे पूछे गए, जिसमें मतलब काफ़ी ड्रामेटिकल थे, कहाँ बहुत सीरियस थे, कहाँ बहुत मतलब जहाँ मजाक भी हुई. सारे बोर्ड मेंबर्स और मैं खुद सब मिलके हंस भी रहे थे. तो ऐसे क्यों हुआ और ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे ऐसे. सो दैट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो लेट्स स्टार्ट. मेरा इंटरव्यू था 18 नवंबर 2020 में एंड माय बोर्ड चेयरमैन वाज भारत भूषण व्यास सर. ही वाज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी एंड हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड. सो वेरी एक्सपीरियंस पर्सन थे वो. और मेरे साथ मतलब उनके साथ 4 मेल मेंबर्स थे. एक्चुअली 5 होते हैं, तो एक चेयर खाली थी, शायद एक बोर्ड मेंबर चले गए होंगे. तो ऐसे टोटल 4 मेल मेंबर्स थे और सब अराउंड 60 एज के ही थे. तो मैं मेरे रो में, ऐसे एक रो में 6 लोग होते हैं, तो मेरा 5वां नंबर था. 5वें नंबर पे मैं गया था. मेरा अराउंड दोपहर 12 बजे इंटरव्यू हुआ था और ये लगभग 20 to 25 मिनट्स या आधा घंटा मैक्स आप ले सकते हो कि मेरा इंटरव्यू चला था. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. फर्स्ट जैसे हम एंटर करते हैं, हम सेटल होते हैं, वो हमें काफ़ी रिस्पॉन्सिव और अच्छा पैनल होता है, तो वो हमें कंफर्टेबल कर देते हैं. बिल्कुल जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फ्रेंडली कर देते हैं. और हम एक बार सेटल होने के बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं. तो जाते ही मैं बैठा और चेयरमैन सर जो थे, तो उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया. तो चेयरमैन सर बिल्कुल हमारे सामने होते हैं, तो वही हमेशा स्टार्ट करते हैं. चेयरमैन सर के पास पूरा अपना डैफ होता है, कंप्लीट डैफ, और बाकी मेंबर्स के हाथ में अपनी समरी शीट होती है. तो सर ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन. अब मेरा 2016 में ग्रेजुएशन हुआ और मेरा इंटरव्यू था 2020 में, तो बीच में 3 साल का गैप था. तो 3 साल के गैप में मैंने क्या किया. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने, देखो दोस्तों, here I will also explain the intention behind each and every question. So whatever the question we may be asked in our interview, so each and every question has some intention behind that. वो ऐसे ही फालतू में पूछते नहीं है, कुछ ना कुछ उसका महत्व होता ही है. अब व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन, तो 3 साल हुए, तो 3 साल में तूने क्या किया या सिर्फ पढ़ाई की. तो इससे वो पता करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड वीक है, मेरी एनुअल जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो भी कम है. तो क्या वो ये जानना चाहते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट हूँ या ना हूँ, क्या मैं सिर्फ घर वालों के पैसों के ऊपर मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा है क्या, या मैंने प्रॉपरली पढ़ाई की है. क्योंकि मेरे डैफ में देखा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा फेल हुआ है, तो 3 साल में मैंने कुछ अचीव किया नहीं था, तो क्या सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे थे क्या. तो ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न उनका यही था. तो मैंने बताया कि आई वॉज नेशनल यूथ वॉलंटियर अंडर नेहरू युवा केंद्र संगठन. तो तुरंत उसके ऊपर क्वेश्चन गया कि व्हाट इज़ द नेहरू युवा केंद्र संगठन, वो पूछा, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी. तो उन्होंने पूछा कि रोल ऑफ द नेहरू युवा केंद्र, देन रोल ऑफ नेशनल यूथ वॉलंटियर. देन चेयरमैन सर आस्क्ड मी द 3 थिंग्स, ऑब्जेक्टिवली 3 थिंग्स इन वर्ड्स यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी. तो नेहरू युवा केंद्र में मैं काम करते हुए मैंने क्या 3 चीज़ें सीखी, तो उसके ऊपर मुझे वो बताना था. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा था, तो बीच में उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया कि एक्सप्लेन मत करो, मुझे बस 3 शब्दों में इसका आंसर दो.
तो मैंने आंसर दिया था कि 3 थिंग्स मैंने क्या क्या लर्न की। तो उसमें ये था कि यूथ लीडरशिप कैसे होती है, कैसे बिल्डअप करनी चाहिए। सेकंड, सोशल स्ट्रेटा जो होता है, जैसे कि मैं सेंट्रल दिल्ली में पटेल नगर क्षेत्र का मैं नेशनल यूथ वॉलंटियर था, वो करोल बाग के अंडर आता है। तो वहाँ पे 2 मेनली स्ट्रेटा है यहाँ पे, एक बहुत रिच क्लास और एक है पुअर क्लास। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्योंकि यूथ मेरे पास जो आते थे वो रिच फैमिली से भी थे और पुअर फैमिली से भी थे। तो दोनों में कोऑपरेशन कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे लाना है, वो चीज़ मैं सीखा। और थर्ड चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट बॉडी है नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो गवर्नमेंट बॉडी कैसे फंक्शन करती है, उसमें क्या क्या वीकनेसेस है और क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ये चीज़ें मैं सीखा था। तो जैसे ही मैंने पॉवर्टी का पॉइंट लिया था, तो उन्होंने तुरंत क्वेश्चन पूछा मुझे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्बन पॉवर्टी एंड रूरल पॉवर्टी, बिकॉज नेहरू युवा केंद्र संगठन वॉज मेड मेनली फॉर रूरल एरियाज, बट nowadays it's also working on in a urban sector also. So chairman sir asked me about urban poverty and rural poverty. यहाँ पे मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, तो सम अप किया मैंने 2 पॉइंट्स दे के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निर्भया केस का। एक्चुअली देर वॉज अ केस ऑफ दिशा केस ऑफ हैदराबाद, जो फीमेल लेडी डॉक्टर थी, उनके साथ भी वही घिनौनी हरकत हुई थी जो निर्भया के साथ हुई थी। तो जो निर्भया केस में था वो भी अभी जस्टिस मिला था उनको, उनको फांसी भी दी गई थी 2018 या 19 में ही, तो वो भी न्यूज़ में था और दिशा केस भी न्यूज़ में थी। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट्स योर स्टैंड अबाउट इंस्टेंट जस्टिस वर्सेस कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स सच केसेस, बिकॉज निर्भया केस वर्सेस दिशा केस में बहुत इंस्टेंट जस्टिस मिला था और निर्भया केस में 7 से 8 साल डिले हुआ था। तो क्या करना चाहिए, मतलब तो वो मेरा वहाँ यहाँ पे ओपिनियन पूछ रहे थे। तो मैंने ओपिनियन यही दिया कि मिडल पाथ, कि हमें नाइदर एक्सट्रीम लेना है और डिले भी नहीं होना है, क्योंकि डिले जस्टिस इज़ जस्टिस डिनाइड, तो वो भी गलत है। और इंस्टेंट जस्टिस विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 वो भी गलत है। इसलिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिफॉर्म आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये वर्ड मैंने यूज़ किया था, तो ये वर्ड में ही सब कुछ आ जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी नहीं और उन्होंने मुझे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किए नहीं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो ये जो केसेस है, और एक सेपरेट ट्रिब्यूनल भी का भी मैंने उसमें जिक्र किया था, और विशाखा गाइडलाइंस जो होती है उसका भी मैंने बताया था। तो ये चीज़ है। अब कुछ आंसर दोस्तों ऐसे है कि मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आएंगे जो मैंने वहाँ कहे होंगे, जैसे जैसे याद आता है मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो ये एक क्वेश्चन था करंट अफेयर बेस्ड। नेक्स्ट, अगर आप मेरा डैफ आपने पढ़ा होगा, तो डैफ में मैंने लिखा हुआ है कि आई वॉज द परेड कमांडर ऑफ एनसीसी। सो एनसीसी में काफ़ी एक्टिव था। मुझे एनसीसी की जो टॉप रैंक होती है CSM कंपनी सार्जेंट मेजर, तो वो भी रैंक मुझे मिली थी, और RD परेड का मैं परेड कमांडर भी था। सो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि वाई डू वी इन्वाइट फॉरेन गेस्ट। तो एक्चुअली उन्होंने पूछा था मुझे कि आपने RD परेड दिल्ली की देखी है क्या। मैंने बोला कि हाँ। तो वहाँ पे हम चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं, तो आपको पता है। मैंने बोला हाँ। तो फिर हम वाई डू वी इन्वाइट फॉरेन गेस्ट, तो हम क्यों उनको इन्वाइट करें। इंडिया में तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है, काफ़ी अच्छे पर्सनालिटीज़ है, तो उनको हमने करना चाहिए, पर हम फॉरेन गेस्ट को ही क्यों बुलाते हैं। सो दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन एंड वेदर आई वाज अवेयर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन और नॉट, ये उसके पीछे इंटेंशन था। तो मैंने इसका आंसर भी दिया। उस टाइम जेर बोल्सोनारो थे चीफ गेस्ट, पर मैंने जैसे ही नाम बताया तो उन्होंने पूछा कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जेर बोल्सोनारो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, बट मैंने गलती कर दी। मैंने वहाँ पे बता दिया कि वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। अब उस टाइम मुझे तो ये गलती पता चली नहीं। जैसे ही मैंने हॉल के बाहर में गया तब मुझे पता चला कि अरे आई कमिटेड अ ब्लंडर। बट मैंने गलती करने के बाद भी उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी ऐसे नहीं मतलब महसूस होने दिया कि आई वॉज रॉन्ग। उन्होंने बस आगे कंटिन्यू किया कि ठीक है। सो रिसेंट गेस्ट कौन थे, उसके बाद वाई ओनली ही, तो उन्होंने क्यों। तो फिर मैं सारा साउथ अफ्रीका और इंडिया रिलेशन के बारे में बताने लगा। उन्होंने इंटरप्ट किया ही नहीं कि भाई तू गलत बता रहा है ऐसे, पर ठीक है वो गलती थी। पर जो मेन इंटेंशन था उनका इंटरनेशनल रिलेशन क्यों हम करते हैं, क्यों फॉरेन गेस्ट को बुलाते हैं, वो आंसर से वो सेटिस्फाइड थे। बाकी जो फैक्चुअल मेरे से एरर हुआ अब उनको ही पता, उन्होंने मुझे नंबर्स दिए या कट किए क्या किया। पर
जो एक्सपेक्टेड आंसर था वाई डू वी इनवाइट फॉरेन गेस्ट, तो वो मैंने बताया था। उसके बाद मेंबर 1 जो बिल्कुल मेरे राइट हैंड में थे, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, बिल्कुल पास में ही, हार्डली 2 से 3 फीट का डिस्टेंस था मेरे राइट में। तो ही वॉज द पर्सन, ही एक्सप्रेस द थिंग्स मोर देन मी, रिक्वायर्ड पेशेंस टू हैंडल सच ए लेंथी क्वेश्चंस। वो मतलब बोले ही जा रहे, ही वॉज जस्ट स्पीकिंग एंड नथिंग आस्किंग मी एनी क्वेश्चन, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मुझे बहुत पेशेंसली उनको सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने इंटरव्यू से पहले ये सुना है कि बीच में कभी भी वो पहली चीज़ पूछ सकते हैं या बीच में ही कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिंक करके, तो हमें बिल्कुल पेशेंसली उनको सुनना होता है। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सुना। तो ही आस्क्ड मी अ सिंपल एंड वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, दैट लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। बिकॉज ये क्वेश्चन अब उन्होंने कैसे लिया, आपने मेरा डैफ पढ़ा होगा। तो लीडरशिप मैंने कि जैसे आई वॉज द CSM ऑफ NCC, कैप्टन भी था मैं, इवेंट मैनेजर भी था NYK में भी, और मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कंपटीशन हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, क्या एक लीडरशिप को मैनेजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब जो कहते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट करके, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछा था। तो काफ़ी लंबा चला था ये क्वेश्चन के ऊपर, काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था। तो मैंने इसमें आंसर यही दिया था कि तो एक्चुअली उन्होंने ये पूछा कि आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो, देन यू विल बी द असिस्टेंट कमांडेंट एंड यू विल बी द लीडर, देन शुड यू कंटिन्यू योर मैनेजमेंट वर्क बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट। आई सेड यस सर। तब उन्होंने कहा कि फिर तुम मतलब इसका मतलब तुम जो आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं चाहते हो, इसका मतलब आप ही सब कुछ करना चाहते हो, लीडर भी आप ही बनना चाहते हो और मैनेजर भी आप बनना चाहते हो। देन आई आंसर्ड ये सर दैट वो सिचुएशन हो सकती है, पर मेरा इंटेंशन यही रहेगा कि मैं हर एक जो पर्सन होता है वो अपने अपने आप लीडर होता है। तो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स भी होंगे तो उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उनको मैनेज करना ये एक लीडर का काम होता है। तो वो भी एक मैनेजमेंट स्किल ही है, इसलिए लीडर में मैनेजमेंट स्किल होना ज़रूरी है। सो आई फेल्ट दैट ही क्वाइट सेटिस्फाइड बाय माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी अबाउट RCEP. He just asked me what is RCEP. Then I spelled out the long form. Then इंडिया का स्टैंड, रिसेंटली ये न्यूज़ में ही था, RC में इंडिया ने ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इंडिया ने तब पुल आउट भी कर लिया था। तो इंडिया स्टैंड, वाई नॉट ज्वाइन, व्हाट्स वे फॉरवर्ड, तो करना आगे क्या करना चाहिए। देन मैंने इसमें दिया था कि ठीक है इंडिया ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी उतना डेवलप नहीं है, बिकॉज चाइना विल बी पार्टिसिपेटिंग इन RCEP एंड वेयर इंडिया कैन नॉट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया मे और मे नॉट बी इन दैट पोजीशन टू चैलेंज दैट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी वहाँ पे अपने इंडिया के MSME सेक्टर को नुकसान हो सकता था, इसलिए अभी इंडिया रेडी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सो आई आंसर्ड अबाउट फोकसिंग ऑन द आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया स्कीम्स, तो उसके बारे में। देन उन्होंने पूछा कि शुड वी बैन चाइनाज़ प्रोडक्ट्स, तो मैंने बोला कि नहीं, आउटराइटली बैन करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जो अपना जो कंज्यूमर सेक्टर है और जो अपनी पॉपुलेशन है उनकी जो नीड्स है वो काफ़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट से मिलती है, क्योंकि वो चीप प्रोडक्ट्स भी होते हैं और वो अफोर्डेबल भी है। तो फ़िलहाल हमने उनको आउटराइटली बैन करने से अच्छा है कि जो प्रोडक्ट्स हम खुद बना सकते हैं तो वो उसके ऊपर हमने काम करना चाहिए, और धीरे धीरे हम सेल्फ रिलायंस जब होंगे तब चाइना के प्रोडक्ट्स ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। उसके बाद ही आस्क्ड मी द 6+2+2+1 रिसेंटली इन न्यूज़, आर यू अवेयर अबाउट दैट। मैं बोला कि येस सर, इट्स अबाउट द अफगानिस्तान इशू। तो मैंने इसके बारे में हल्का सा बताया। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडिया, तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। उसका जोग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या है, उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारा मैंने उसमें बताया था। देन मेंबर 3, ये बहुत कॉमेडी सीन है। तो थर्ड मेंबर जो थे उन्होंने मेरा जो डेफ था, मतलब समरी शीट, वो काफ़ी लाउडली रीड किया, एंड आफ्टर दैट ही सेड, मतलब वो लॉट ऑफ अप्रिशिएशन बाय हिम, एंड बट हैविंग इम्प्लिसिट ट्रैप,
तो काफ़ी उन्होंने मुझे तारीफ़ करी कि आपने सोशल सर्विस में भी काम किया है, यू आर द लीडर, यू आर द मैनेजर एंड यू आर द मेंबर ऑफ, यू आर द वॉलंटियर ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो ओवरऑल मेरे डैप से यही लगता है कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी मेरी रुचि है। आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटीज़। सो ऐसे मुझे वो डैप से दिखता है। देन you did all things leader in most places, then why don't you think about politics? तो उन्होंने मुझे वही बता कि पॉलिटिक्स आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, विच एप्टीट्यूड डू यू रिक्वायर इन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था। तो पॉलिटिक्स क्यों आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? तब मैंने कहा कि सर सोशल सर्विस की बात रही, तो मतलब वो पूछ रहे थे कि पॉलिटिक्स जाके आप काफ़ी सोशल सर्विस कर सकते हो, तो आप पॉलिटिक्स में आओ, यहाँ यूनिफॉर्म पहन के आप क्या करोगे? Then I answered, sir, uniform services is my dream and it's my passion since childhood. Then definitely I would like to join uniform services. And रही बात social service की, then I will also follow my social service activities, social activities being an assistant commandant. तो मैं यूनिफॉर्म पहन के मैं सोशल सर्विस कर सकता हूँ, इसलिए राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट जॉइनिंग द पॉलिटिक्स, बट येस पॉलिटिक्स ऑल्सो हैविंग वेरी पॉजिटिव पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। तो इम्प्लिसिट उसका यही था कि क्या मैं यूनिफॉर्म सर्विस के लिए रियली पैशनेट हूँ या ना हूँ, क्या एक यूथ को पॉलिटिक्स ये सिर्फ डर्टी ही दिखता है या उसमें ये इंटरेस्ट भी रखता है। तो ये पूछना चाहते थे वो, उन्होंने ट्रैप डाला था, पर वो ट्रैप में मैं कुछ फंसा नहीं, मैंने उनको अच्छे से आंसर दिया भी था ये, और उनको वो सही से लगा भी। देन रिसेंट it was mentioned in my depth that recent advances in mechanical engineering, I was the event manager also and gold medalist also. So उन्होंने पूछा where I got medal in presentation topic, so topic के बारे में पूछा। Then he asked me a term what is metal fatigue। अब ये बहुत टेक्निकल था, मैंने उसके बारे में बताने की कोशिश करी, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर एंड सो उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में पढ़िए। बोला कि यस सर, आई विल रीड अबाउट इट। तो यहाँ पे मैंने सॉरी भी कहा, मैंने थोड़ा ट्राई किया, उसके बाद मैंने सॉरी भी कहा। जो हमें आता नहीं है वहाँ हमें सॉरी बोलना ही चाहिए। उसके बाद मेंबर 3, ही वॉज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ था तब से दैट पर्सन वॉज ऑब्जर्विंग मी वेरी केयरफुली, जैसे स्टेयरिंग करना होता है उस टाइप का ही। तो बीच बीच में मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब ऐसे क्यों देख रहे हैं, बट स्टिल वो उनका काम कर रहे थे, हमें अपना काम करना होता है। तो हाँ, एक्चुअली कॉमेडी पार्ट ये भूल गया मैं, ये जो मेंबर 3 ने जब पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तब लास्ट में जैसे कि मैंने कहा कि सर मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज करके सोशल सर्विस करूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मेरे कि मैं पॉलिटिक्स मतलब लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम आगे जाके पॉलिटिक्स ऐसे ज्वाइन करो कि तुम मिनिस्टर बनो अपने स्टेट के या इंडिया के, पॉलिसी मेकिंग में जाओ, बहुत अच्छे पॉलिसी बनाओ और इस देश के लिए कुछ ना कुछ करो। तो थोड़ा बड़ा मैं आपके लिए सोच रहा था, इसलिए ऐसे। तो फ्यूचर में ज़रूर आपकी इच्छा हो ना हो, पर मेरे लिए एक बार ज़रूर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। तो ये काफ़ी इस पॉइंट पे सब हंस रहे थे, मैं भी काफ़ी हंसा, उसके बाद काफ़ी रिलैक्स हो गया था। तो जैसे ही मेंबर 3 के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि सो इट वाज मेंशन इन माय डैप दैट विजिटिंग टूरिस्ट प्लेसेस वाज माय हॉबी। तो उन्होंने पूछा कि प्लेसेस यू विजिटेड, सो रिसेंटली विच प्लेसेस यू हैव विजिटेड। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दी प्लेसेस इन माय डिस्ट्रिक्ट ओन। सो उन्होंने कहा कि आप धुलिया के रहने दो, दिल्ली के बताओ मुझे कि दिल्ली में कहाँ घूमे हो, आप 2 साल से दिल्ली में हो। देन मैंने कहा कि रेड फोर्ट आई हैव विजिटेड, नेशनल जू पार्क आई हैव विजिटेड, देन गुरुद्वारा बंगला साहिब वो मैंने देखा है, तो और ह्यूमाइन टूम भी मैंने देखा था। तो ये 3-4 मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि विच वन यू लाइक मोस्ट। उस टाइम मैंने 2-3 सेकंड थोड़ा ब्रेक लिया और सोचा कि मैं रेड फोर्ट रिसेंटली मैंने विज़िट किया था, अगर मैं रेड फोर्ट बताता हूँ तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि रेड फोर्ट पे अगर मैंने बताया तो वो सारा मिडेवल इंडिया में जा सकते हैं, तो मैंने वो स्किप किया। मिडेवल इंडिया नहीं सर, मुझे नेशनल जू पार्क जो दिल्ली में है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एनवायरनमेंट है, थोड़ा एनवायरनमेंट में मुझे पकड़ अच्छी थी और आंसर में दे सकता था, क्योंकि क्वेश्चन सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर क्वेश्चन बनने जाने वाले थे।
तो उन्होंने पूछा कि क्यों। तो मैंने बताया कि वहाँ जू पार्क है, तो एनिमल कंजर्वेशन मतलब उनकी जो है एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनका कंजर्वेशन होता है, उनकी साइंटिफिक स्टडी भी होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। फॉरेन रिलेशन में ये हेल्प करता है क्योंकि हम फॉरेन स्पेसिस भी यहाँ पे ले आते हैं। तो ऐसे मैंने 4-5 फंक्शन उसके बताए थे। प्लस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन होता है, लोकल जो क्लाइमेट होता है वो मेंटेन होता है। देन ही आस्क्ड मी शुड वी स्क्रैप जूज एज पर द एक्टिविस्ट डिमांड। अब जो है ह्यूमन राइट वाले और एनिमल की जो राइट्स होते हैं उनकी जैसे पेटा है, तो वो डिमांड करते हैं कि जू ये स्क्रैप करो क्योंकि एनिमल्स को हम मतलब एक पकड़ के रखते हैं, उनका फ्रीडम नहीं देते। एनिमल्स शुड लिव इन फॉरेस्ट एरिया, तो ऐसे कैप्टिविटी में उनको रखना अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि सर जूज आर रिक्वायर्ड एज फार एज आवर क्रिटिकल एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज आर देयर, सो वी नीड टू ऑब्जर्व देम, वी नीड टू स्टडी साइंटिफिकली, देयरफॉर जूज आर वेरी रिक्वायर्ड। बट जैसे ही जो स्पेसीज है अगर वो एंडेंजर्ड से बाहर जाते हैं, वल्नरेबल है और लगता है कि सेफ़ है, तो हमें उनको फॉरेस्ट में छोड़ना ही चाहिए। तो इसलिए जू रिक्वायर्ड है। आउटराइटली उसको स्क्रैप करना अच्छा भी नहीं रहेगा, बट उसको अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे से उसको हैंडल करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन स्टॉप होके वो मेंबर स्टॉप हुए। सो दोस्तों देखो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन थे। अब ऐसे नहीं कि हाइपोथेटिकली कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ही मैंने कोई बात बताई होगी, जैसे NY मैंने NY नेहरू युवा केंद्र के बारे में बताया तो उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बन गए। जैसे ही सेम RD परेड के बारे में पूछा तो RD परेड के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बन गए। सेम RCEP के बारे में पूछा तो RCEP के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बन गए। सेम अफगानिस्तान के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और बन गए। और ये लास्ट में जो था जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे भी 2-3 क्वेश्चन, और लास्ट में जो जू पार्क है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। तो जो हम चीज़ वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे उसके ऊपर ही हमें क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो ये है मेरा पूरा इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है। IPS महेश भागवत सर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है रचकोंडा हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में, तो उन्होंने एक मेंटरशिप का ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे। उसका मुझे काफ़ी बहुत हेल्प हुई थी उसकी। उसमें प्रताप सर थे, ही इज़ दी आई थिंक डेप्यूटी कमांडेंट ऑफ CISF। देन नीतीश सर हैं जो IRS ऑफिसर है। बॉम्बे सर है, इज़ द कमांडेंट ऑफ SSB। देन रिजवान सर है, वो CRPF में है, वो भी कमांडेंट ही है। सो 1-to-1 डिस्कशन मैंने किया था IPS महेश भागवत सर के साथ। तो उन्होंने मुझे RD परेड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन बताए थे, उसमें काफ़ी मुझे हेल्प हुई जो कि इंटरव्यू में भी पूछे गए थे। तो वही दोस्तों कि बोर्ड वॉज सो कॉर्डियल एंड नॉट इशू ऑफ हिंदी इंग्लिश। The board member or all other members were asking me question in English and in Hindi also, but I was answering in English only. तो आप जैसे भी आपको फील होता है कि हिंदी में देना चाहिए, so you can take a permission and you can answer you can spell out your answer in Hindi also. So ये है, so make a practice of talking with shield, especially those who are having specs। तो ये मैंने बताया था क्योंकि वहाँ पे कोविड का पीरियड था तो शील्ड भी हमें पहननी थी और मास्क भी पहनना था, तो इट वाज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी टफ, इसलिए। तो ये ओवरऑल मेरा ट्रांसक्रिप्ट है दोस्तों। आई होप यू गॉट सम इनपुट्स फ्रॉम माय ट्रांसक्रिप्ट। सो ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करना है, डेफ के ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं और ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको। काफ़ी मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ था, जो सबको होता है, सबको लगता है कि इंटरव्यू होने के बाद सबको वो खुशी होती है कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया है। अल्टीमेटली नंबर्स कितने आए वो अभी पता नहीं चला है, जैसे ही हमें नंबर्स मिल जाएंगे मैं वो अनाउंस करूँगा ही। तो थैंक्स अलॉट दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो शौर्य CAPFAC, उसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।